खुलकर, फूल की तरह रहेंगे सदा ही खुल खुल कर। मौत तो आनी है एक दिन, वो तो आएगी, फिर भला रोज जिए क्यों हम मर मर कर। जी हाँ, जिंदगी बेहद अनमोल है, ईश्वर का तोहफा है, तो हमें जिंदगी को इसी तरीके से खुलकर और खिल खिल कर जीना चाहिए, ऐसा हम सबका मानना होना चाहिए। और हम इसीलिए इस खास कार्यक्रम को लेकर आए हैं आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं पालीवाल हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति सिंह, जो कि पालीवाल हॉस्पिटल की संचालक है। उन्हीं से आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। मैम, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद सुनीता जी। तो ज्योति जी बहुत सारे एरियाज में एक्टिवली काम कर रही हैं, पालीवाल हॉस्पिटल की संचालक हैं, साथ ही इन्हें कांग्रेस में भी बहुत अच्छी पोस्ट मिली है जिस पर वो समाज सेवा का कार्य करती हैं और साथ ही इस्लाम एरियाज में जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करती है। तो आइए आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप देख रहे हैं कि लगातार हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मानसिक विकार आ रहे हैं, लेकिन हम शारीरिक तौर पर तो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मानसिक विकास को उपेक्षित कर देते हैं, उसे पीछे छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि आत्महत्या जैसी समस्या लगातार हमारे समाज में बढ़ रही है। तो ज्योति जी, आपसे ही हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लंबे अरसे से आप काउंसलिंग भी कर रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम शरीर को लेकर, अपने फेस को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर तो हम बहुत अलर्ट रहते हैं, लेकिन जब बात आती है हमें कोई डिप्रेशन हो रहा है, हम परेशान हैं, तो हम उसे पीछे छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में आत्महत्या जैसी समस्या जो है भयावह रूप ले रही है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि आज के टाइम पर हम हर चीज को फोकस कर रहे हैं, अपने हेल्थ को फोकस कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी को फोकस कर रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से हर जगह दिखाते हैं कि इस बीमारी से इतनी डेथ हो रही, इस बीमारी से इतनी डेथ हो रही, तो हर पब्लिक, हर जनता जागरूक है कि हमें लिवर डिजीज ना हो, कैंसर डिजीज ना हो या कोई और बीमारी ना हो, बीपी शुगर ना हो। पर इस चीज के ऊपर कभी कोई डिस्कस नहीं करता है कि आखिर आत्महत्या क्यों हो रही है। अगर हम WHO की बात करें तो आत्महत्या आज के 7 लाख आत्महत्या हर साल होती है। जो WHO के रिकॉर्ड की बात करें तो हर साल 7 लाख से भी ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए चिंता का भी विषय है और चौंकाने का भी विषय है कि हम कभी भी इस विषय पे कोई भी खुलकर चर्चा नहीं करता है, कोई भी खुलकर बात नहीं करता कि आखिर आत्महत्याएं क्यों हो रही है। हम अपने हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं जिसका कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट होता है, हम ठीक भी होते हैं, पर आत्महत्याओं के ऊपर कभी कोई डिस्कशन नहीं, कोई जागरूकता नहीं, कहीं कोई प्लानिंग नहीं। और लोग आज टाइम पे आत्महत्याएं, आप रोज पेपर पढ़िए, आपको इस एज में सुसाइड हो रहा है, उस एज में सुसाइड हो रहा है। सुसाइड के रीजन बहुत ही बेसिक और बहुत छोटा भी होता है, बट सुसाइड बहुत कॉमन हो गया है। तो निश्चित तौर पर हमें इस पे काम करना चाहिए और एक बहुत चिंताजनक विषय है आज के समय में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब कोई हत्या होती है, मर्डर होता है, तो हम उसके लिए जागरूक हो जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर मीडिया हो या फिर पॉलिटिकल चीज पर आप देख लीजिए। लेकिन आत्महत्या एक ऐसी चीज है जिसको लेकर हम फोकस नहीं होते। लगातार चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हम देखें, लगातार हम एक ब्राइटर साइड तो देखते हैं किसी पर्सन का, किसी एक्टर एक्ट्रेस का, लेकिन उनके जीवन में किस मोमेंट पर एक ऐसा अंधकार आ जाता है कि उसे सुसाइड करना पड़ जाता है। क्या ये वजह है कि हम क्विक डिसीजन लेते हैं, या एक लंबे अरसे से हमारे मन में ये ख्वाब या ये कहा जाए कि हमारे जो ख्वाब है पूरे नहीं हो पाते, या हम जो पाना चाहते हैं, ऐसी कौन सी वजह डॉक्टर ज्योति आपको लगती है कि हम अचानक सुसाइड जैसे इतने खतरनाक, क्योंकि जब मैं देखती हूँ सुसाइड के केसेस, चाहे हैंगिंग का केस हो या फिर पॉइजन का केस हो, एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक बहुत बड़ा कड़ा मन करके करना होता है। कैसे कोई इस तरीके से अपने जीवन को समाप्त कर सकता है? मैं सिर्फ ये कहूंगी सुनीता जी, सच्चाई और ख्वाब के बीच में अंतर ना कर पाना कि हमें उस तरफ मोटिवेट करता है सुसाइड करने के लिए। कि जब हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते और सच्चाई को ख्वाब से जोड़कर देखते हैं और जब वो ख्वाब पूरा नहीं होता है तो फिर हमको लगता है हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, तो हम सुसाइड करने के लिए निकल जाते हैं। जबकि अगर मैं कहूँगी सुसाइड करने की अगर वो क्षण जो होता है वो 1 मिनट से भी कम का होता है। जब हमारे दिमाग में थॉट आता है कि हमें सुसाइड करना चाहिए, वो समय मात्र 1 मिनट से भी कम का होता है। अगर उस वक्त हमारे थॉट बदल जाते हैं या हमारे सामने ऐसी कोई चीज आती है जो हमें प्रेरणा देती है या हमारे लिए मोटिवेशन है, या हमारा परिवार, हमारा व्यक्तित्व या हमारे आने वाली खुशियों का एहसास होता है, तो निश्चित तौर पे वो क्षण अगर बीत गया तो सुसाइड उस वक्त नहीं होती, जिसका समय 1 मिनट से भी कम होता है। और हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो हर 1 घंटे में एक छात्र सुसाइड करता है। तो अगर हम दिन की बात करें तो दिन में औसतन 28 लोग एक दिन में सुसाइड करते हैं, जो आंकड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और
हम क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पा रहे, तो उस ख्वाब को ही अपनी जिंदगी मान लेते हैं और लोग सुसाइड कर लेते हैं। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे गलत है। ख्वाब अगर एक पूरा नहीं हो तो हजारों ख्वाब और हैं जिनको आप पूरा कर सकते हैं। सिर्फ एक ख्वाब के मरने पे या एक ख्वाब के पूरा ना होने पर आप दुनिया छोड़ देंगे, कतई सही नहीं है, किसी भी रूप में सही नहीं है, ना आपके लिए, ना आपके परिवार के लिए, ना आपके समाज के लिए। बिल्कुल, अगर आप ये स्टेप उठाते हैं, अगर आप सुसाइड जैसा कदम उठाते हैं, तो सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवारजन, अपनी फैमिली के बारे में आप कहीं ना कहीं ये नहीं सोचते कि आपके जाने के बाद उनका क्या होगा। और ये निश्चित ही बेहद दयनीय स्थिति होती है परिवार की। लगातार आप भी केसेस देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ज्योति जी, हम ये देख रहे हैं कि जब कोई डिसीज होती है तो उसका एक सिम्टम आता है कि इस सिम्टम को हम परख लें, समझ लें, अब हम इस प्रॉब्लम में जा रहे हैं, हम डॉक्टर से डिस्कस कर लें। सुसाइड के केसेस में हम ऐसा कौन सा सिम्टम समझो इस व्यक्ति का कि अब हमें इस व्यक्ति को काउंसलिंग की जरूरत है, इसे हम डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि ये स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते सुसाइड के रूप में कन्वर्ट हो। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि हर बीमारी में सिम्टम होते हैं, तो सुसाइड के पीछे भी सिम्टम्स होते हैं जिसको हम शायद समझ नहीं पाते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। जब भी कोई इंसान सुसाइड करता है तो अचानक सुसाइड उसके दिमाग में नहीं होता कि अभी अच्छा खासा बैठा हुआ है, कल जाके सुसाइड कर ले, अगले समय सुसाइड कर ले। कहीं ना कहीं वो एक बहुत लंबे समय से किसी भी मानसिक चीज से, किसी भी दुख को लेकर सहन कर रहा होता है, एक मानसिक पीड़ा से खुद को निकाल रहा होता है, जिसके कारण उसको एक बड़ा स्टेप लेना पड़ता है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से देखिए तो आज के टाइम पे 73% मेल सुसाइड रेशियो ज्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में। मतलब पुरुष वर्ग 73% ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं महिलाओं की तुलना में। और हम अगर एज की बात करें तो 15 से लेकर 29 साल के लोगों की एज बहुत ज्यादा है सुसाइड करने के रेशियो में। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी, जब भी हम कैसे पता करें कि कोई भी इंसान मानसिक तौर पे दुखी है या डिप्रेशन में है, तो सबसे पहले तो आपको उसके व्यवहार में अंतर मिलने लगेगा। जो इंसान पहले बहुत अच्छा खुशदिल है, हंसी मजाक करने वाला है, तो जब वो भी किसी भी डिप्रेशन में रहेगा तो उसकी बात में, उसके व्यवहार में आपको एक अंतर मिलेगा। वो आपको बहुत उलझा मिलेगा, बहुत बातों का सही जवाब नहीं देगा, पूछेंगे कुछ बताएगा कुछ, और बहुत उखड़ा सा एक आपको उसका स्वभाव दिखेगा। और कहीं ना कहीं वो अपने मित्रों, अपने दोस्तों में ये जिक्र जरूर करता है कि वो मर जाएगा, या उसको जीना अच्छा नहीं लग रहा, उसको जिंदगी से वो उब चुका है, या वो सुसाइड की बातें करेगा। तो जब भी हमारे बीच में कोई ऐसी बातें करते हैं तो जनरली हम उन बातों को लेकर सोचते हैं कि आम चर्चा रहते हैं, वो तो ऐसा बोल रहा है कि मेरा दोस्त बोल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो मरने के, हम उसे बहुत कैजुअली लेते हैं और लाइटली लेके छोड़ देते हैं। बट जब भी हमारे बीच में कोई ऐसी बात कर रहा है, यंगस्टर्स अगर कोई ऐसी बात कर रहा है कि वो दुखी है या वो डिप्रेशन में, तो वो अपने आप बताता भी है, हमसे शेयर भी करेगा। अगर हम उस वक्त ही उसे काउंसलिंग करें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उसकी समस्याओं को सुने तो उसकी समस्याओं का निश्चित तौर पर निराकरण कर पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। हर समस्याओं का समाधान होता है। कुछ समस्याओं का समाधान तुरंत होता है, कुछ समस्याओं का समाधान कुछ समय पर होता है। समय का इंतजार सबको करना चाहिए। और किसी भी समस्या, कोई भी समस्या आपके जीवन से ऊपर नहीं है, आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। और दूसरे लक्षण में आपको बताऊंगी, एक तो उसका आपको बिहेवियर चेंज मिलेगा। इसके अलावा आपको उसका नींद उसकी प्रॉपर नहीं होगी, उसको रात में ढंग से नींद नहीं आएगी, पूरे टाइम उसके बाद नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, खाना पीना उसका छूट जाएगा, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और सबसे चीज होती है कि जिस चीज से हम बहुत प्यार करते हैं, जिन वस्तुओं से हम बहुत प्यार करते हैं, वो सामान और वस्तुएं किसी को भी देने में हिचकते नहीं है, आराम से दे देते हैं, बहुत ही डिप्रेसिव रहते हैं। खाना पीना हमारा छूटने लग जाता है, अपनों से बात हमारा छूटना है, माँ बाप से हम ढंग से बात नहीं करते हैं, रात की नींद प्रॉपर नहीं होती है। ये सब लक्षण मिलते हैं एक डिप्रेसिव बनने में। बिल्कुल, तो डिप्रेशन के शिकार अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी इंसान नजर आता है जिसमें ये लक्षण नजर आ रहे हैं, कहीं बार बार वो ये बात करता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, रात रात वो जागता नजर आता है, तो आपको जरूरत है कि आप अब उस व्यक्ति के लिए चिंतित हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि अवेयर होने के बाद ही आप उसकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर ज्योति पालीवाल ने बहुत अच्छी आंकड़े ही बताए। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार लगातार सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोई एज बार नहीं है। छोटे बच्चे से अगर हम मोबाइल छीन लेते हैं या उसे कोई गेम नहीं खेलने देते, पबजी के हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां बच्चे पेरेंट्स से नाराज हो जाते हैं और सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। तो इस तरीके का जो एक मानसिक असंतुलन आ रहा है, इसके लिए हम कैसे बच्चों को भी अवेयर करें या उनको किस तरीके से ये समझाएं कि आपके लिए ये चीज सही नहीं है, इसलिए पेरेंट्स आपको ही समझाना चाहते हैं, क्या वो तरीका गलत है? जी हाँ सुरिता जी, मैं कहूंगी अगर बच्चे भी ये जो काम करते हैं तो उसके पीछे हम कारण देखें तो कहीं ना कहीं कारण सिर्फ पेरेंट्स होते हैं।
क्योंकि आज के टाइम पे पेरेंट्स बच्चों को इतना ज्यादा पैम्पर करके रखते हैं कि बचपन से उनकी सारी डिमांड्स फुलफिल की जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जब जहाँ वो समझदार होता है, तो उसकी जरूरत और गैर जरूरत हर चीजों को माँ बाप एक ख्वाहिश पे लाके रख देते हैं। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी एक बचपन से आदत बन जाती है कि मैंने अपने पेरेंट्स से जो बोला वो चीज मुझे मिलनी है। और एक टाइम बाद जब वो चीज बच्चे के लिए गलत होती है, पेरेंट्स मना करते हैं, तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन से आपने उसकी हर जरूरत और गैर जरूरत दोनों ही ख्वाहिशों को पूरा किया है, उसकी उम्मीदों को पूरा किया है। तो बच्चा अपने पेरेंट्स को उसी रूप में देखता है कि मैं अच्छा बोलूंगा या बुरा बोलूंगा, मेरे पेरेंट्स उसको फुलफिल करेंगे। और जब माँ बाप को लगता है कि ये स्टेप मेरे बच्चे के लिए गलत है या ये चीज गलत कर रहा है, उसको सुधारना चाहते हैं, तो बच्चा उस टाइम उस चीज को, उस मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए माँ बाप से कहूंगी कि आपका भले एक बच्चा हो, कितना भी पैम्पर्ड चाइल्ड हो, आप उससे हमेशा उसी गलत चीजों पे बचपन से समझाएं, डांटें, पुचकारें, हर गलत चीज को एक्सेप्ट ना करें। नहीं तो ऐसे ही बच्चे आने वाले समय में माँ बाप की जब कोई भी चीज मना की जाती है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि बचपन से माँ बाप की सिर्फ यस चीजें सुनने की आदत होती है, नो चीजें सुनते ही नहीं, इसलिए वो ऐसे स्टेप उठाते हैं। इसलिए बच्चे जब बचपन में जब भी कोई गलत स्टेप उठाए, भले तब भी आप उन्हें समझाएं, प्यार से समझाएं। मैं नहीं कहती आप उन्हें मारें, डांटें, फटकारें, पर उन्हें प्यार से समझाएं कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है। जब आप बच्चों को बचपन से ही काउंसिल करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली उस चीज को समझेगा। और ये जो एज होती है, टीनेज होती है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत प्रकार के चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बच्चे हर रूप में एक नई चीज देखने का उनका एक, क्योंकि हमारा जितना सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है, जितना नेटवर्किंग देखना है, बच्चे बहुत सारी चीजों को अलग अलग माध्यमों से देखना शुरू कर चुके हैं। कुछ अच्छा भी देखते हैं, कुछ बुरा भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़े कारण रहते हैं। तो माँ बाप को अपने बच्चे के हर स्टेप पे ध्यान रखना चाहिए। बच्चा हमारे किस चीज में कितना समय बिता रहा है उस पर नोटिस करना चाहिए। हमारा बच्चा मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, तो किस साइट पर जाके वो अपना समय व्यतीत कर रहा है उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें। बच्चे को समय समय पे काउंसलिंग करते रहें कि क्या उसके जीवन में सही है, क्या उसके जीवन में गलत है। इसके अलावा मैं कहूंगी कि माँ बाप बच्चों को आज के टाइम पे जो कंपटीशन बढ़ रहा है, जो समाज और चीजों में कंपटीशन दिखा रहे हैं, बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करना बंद करें, क्योंकि हर एक बच्चे की अलग काबिलियत होती है, हर एक बच्चे की एक अलग हुनर होती है। हमने अधिकतर घरों में देखा है कि माँ बाप तो हमारे देखो पड़ोसी का बेटा ये बन गया, तुम ये नहीं हो, ये जो वो कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन पैदा करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे की खूबी अलग है, हर एक बच्चे का हुनर अलग है। हम पर बच्चे के ऊपर हर चीज थोपते हैं, और जब बच्चा उस चीज को पूरा नहीं कर पाता और अपने पड़ोसी बच्चे को देखता है कि इसका यहाँ सिलेक्शन हो गया, वो इतनी स्कोरिंग कर रहा है, मेरा नहीं, उसका एक हीन भावना पैदा होती है, और वो हीन भावना कहीं ना कहीं खुद माँ बाप और समाज पैदा करता है। तो बस मैं ये कहूँगी बच्चों को कभी भी किसी से कंपटीशन है, कंपैरिजन मत करिए। हर बच्चे का अपना हुनर है, उसके हुनर को निखारिए कि आपका बच्चा किस चीज में हुनर रखता है, किस चीज का पसंद करता है, किस चीज की उसकी ख्वाहिश है, उस चीज को निकालिए। क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे इंसान ही सफल हो ये कतई जरूरी नहीं है, और बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से, दूसरे लोगों से करना बंद करते हैं। इसके अलावा कुछ सोसाइटी आपने देखे होंगे बच्चों में जो होते हैं वो होता है कि टीचर्स ने बच्चे को स्कूल में मारा, गलत तरीके के वर्ड यूज किए। तो ऐसे में मैं शिक्षकों से भी कहूंगी कि बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है, निश्चित तौर पर आपका काम उसे शिक्षा देना चाहिए। पर अगर कोई बच्चा कमजोर है या ढंग से नहीं पढ़ पा रहा तो उसको बाकी बच्चों के बीच में अपमानित मत करिए, क्योंकि हर बच्चे का मेंटल स्टेटस ऐसा नहीं होता कि वो अपमान को झेल पाए। कुछ बच्चे उस अपमान को बहुत गहराई में लेते हैं कि मेरे इतने दोस्तों के बीच में अपमान किया है, टीचर ने मुझे ये बोला या मुझे यहाँ खड़ा किया है, मुझे इतना मारा, तो उसको भी कई बार अपने दिमाग पे लेते हैं और वो गलत स्टेप उठाते हैं। तो मैं शिक्षकों से भी बोलूंगी कभी बच्चों को, अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें समझाएं, बट इस तरीके कोई भी बिहेवियर ऐसी चीजें ना करें कि बच्चा उसको दिल पे ले, दिमाग पे ले और डिप्रेशन में जाए। माँ बाप से भी अपील करूंगी कि कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपैरिजन ना कराएं। आपका बच्चा जैसा है वो अच्छा है, उसे उसके हुनर में आगे बढ़ाएं। और समाज से भी कहूंगी कुछ लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं, उनकी नौकरी लेट लगती है, तो उनसे बार बार पूछना कि तुम्हारा कब लग रही है नौकरी, क्या हो रहा है, उनको आप बहुत डिप्रेस कर देते हैं। जो इंसान जिस चीज में सफल नहीं हो पाता, मैं पता है, तो मैं आप सभी से अवगत करूंगी, अगर आपको पता है कि उसकी ये चीज नहीं हो पा रही, उसे बार बार पूछना, उसे बार बार बोलना बंद करिए। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते, किसी को संभाल नहीं सकते, तो उसको कम से कम गिराइए मत, उसके पीछे ना पड़ेगा ना। समाज से और लोगों से ये अपील। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर समाज में आपके आसपास ये माहौल बनता है जहाँ पर आपको
अननोइंगली नोइंगली आप एक डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरे की घंटी है। और जिस प्रकार से डॉक्टर ज्योति ने कहा कि जो अपब्रिंगिंग होती है, क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे को सब कुछ मिले और वो सब कुछ करे बाकी बच्चों की कंपैरिजन में वो बेस्ट हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे एक्टिविटीज में हो। उनको लगता है वो सिंगर भी बन जाए, वो एक्टिविस्ट भी हो जाए, हर कुछ कर ले, लेकिन एक बच्चे पर आप इतना मानसिक बोझ मत डालिए कि बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है। अपब्रिंगिंग से लेकर आपके बड़े होने तक, बड़े होते बच्चे को आपको ये वॉच करना होगा कि वाकई उसका जो बिहेवियर है वो कितना चेंज हो रहा है। डॉक्टर ज्योति बाबा, यहाँ पर मैं कुछ पेरेंट्स के लिए आपने बात की है, हम ये भी देख रहे हैं कि हम डिस्कस नहीं करते किसी से, हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम कहीं ना कहीं इस मोड पे रहते हैं कि हम अपना अच्छा जो पार्ट है, हमारा जो ब्राइटर साइड है वो तो हम सबको दिखाएं, लेकिन मेरे अंदर क्या चीजें चल रही हैं जो मुझे पसंद नहीं है, या मैं धीरे धीरे किसी चीज को लेकर डिप्रेशन की शिकार हो रही हूँ, वो चीज हम नहीं बताना चाहते। तो इस तरह से भी सुनीता, आपने कभी सोचा कि हम अपनी कभी भी नेगेटिव बात किसी को क्यों नहीं बताते? जबकि हम चाहते हैं हम बताएं, हम चाहते हैं कि अपना अच्छा भी शेयर करें, बुरा भी, पर हमें हमेशा डर है कि जब भी हम किसी को अपना बुरा बताएंगे तो वो 400 और बताएंगे, जो आज के टाइम में हमारा स्वभाव हो चुका है कि कोई कभी भी आपके दुख सुख में खड़ा हो जाएंगे और दुख की बात सबकी जरूर 4 बार फैला देगा कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सबसे पहले अगर हमें कोई अपनी तकलीफ बताता है तो हमारा भी फर्ज होना चाहिए कि उसकी तकलीफ को हम सुने, 4 लोगों में ना फैलाएं और उसकी तकलीफ को खत्म करें। आज के टाइम पे लोग किसी से भी अपना दुख शेयर नहीं करते, क्योंकि मानो मैं मेरा दुख तो वहीं के वहीं रहेगा, पर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ही बोलूंगा, बेस्ट फ्रेंड अगला किसी को बताएगा, कोई अगला किसी को बताएगा और वो अननेसेसरी एक्सपोज हो जाएगा। इस चक्कर में लोग अपनी कभी भी कोई भी ऐसी बातें शेयर नहीं करते हैं। इसके लिए मैं कहूंगी नहीं, लोग आपको अपना स्वभाव, अपना नजरिया बदलना चाहिए। अगर कोई भी मित्र आपका, कोई भी शुभचिंतक आपसे अपने दुख, अपनी तकलीफ शेयर करे तो आपका फर्ज बनता है कि उसके दुख और तकलीफ को आप अपने तक रखें, आप उसे समझाएं, उसे किसी भी गलत स्टेप उठाने से रोकें, ना कि आप उसके दुख और तकलीफ का मजाक बनाएं और उठा के 4 दूसरे लोगों पर परोसें कि ये तो ऐसा करने वाला है, वैसा करने वाला है, इसके साथ ये हुआ है। तो इसमें कहीं ना यही कारण है कि लोग अपना अच्छा चीज तो लोगों को बताते हैं पर बुरी चीज नहीं बताते। जिस दिन हम लोगों की बुरी चीज को भी सुनकर समझने लग जाएंगे और उसका कभी भी हंसी मजाक या दूसरे रूप में नहीं फैलाएंगे तो लोग हमसे अपने दुख भी शेयर करेंगे। ये निश्चित सही बात है, बट हमें इस चीज को पहले हमें सुधारना चाहिए, खुद में इस चीज के चेंजेस लाने चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से अगले व्यक्ति में डिप्रेशन की लक्षण ना आ जाए, ये हमें भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी होती है और एक मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है, तो वाकई आपको समाज में रहते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो गई हैं आजकल, यही वजह है कि जो बच्चे हैं उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से होती है कि मम्मियाँ ये सोचती हैं कि मैं थोड़ी देर फ्री हो जाऊँ, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चे को कुछ गिफ्ट दे दिया, कुछ ऐसी चीज दे दी कि वो खाली ना बैठे, मुझे परेशान ना करे। तो ये मम्मियों से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चे का ध्यान उस तरीके से रखें, आप बहुत लाड़ इस तरीके से ना दें जैसे मैम कह रही है। तो आप ये भी देखें कि हम मोबाइल पकड़ाकर बच्चे को किस तरीके से, वो क्या देख रहा है, दिन भर क्या स्क्रॉल कर रहा है, कहीं वो ऐसी चीजें तो नहीं देख रहा, कहीं वो ऐसी साइट्स तो नहीं देख रहा जो उसके लिए मानसिक तौर पर नुकसानदेह है। तो ये आपको भी देखना होगा। हमें भी हमें बात तो बहुत सारे सिम्टम्स की करनी, किस तरीके से हम लोगों को अवेयर करें, लेकिन ये सिम्टम अगर आ जाते हैं तो हमें अब उस व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए काउंसलिंग के अलावा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने किसी साइकियाट्रिस्ट से बात कर ली तो कहीं ना कहीं मुझे मानसिक रोगी कहा जाने लगेगा, हम छुपते हैं, हम नहीं बताते किसी को। अगर मैं किसी को सलाह भी दूं कि आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वो ये कहेगा कि प्लीज क्या आपने मुझे पागल समझ रखा है। तो जी, ये चीजें क्योंकि ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग साइकियाट्रिस्ट को मानसिक और पागलों का ही डॉक्टर समझते हैं, जो कि निश्चित तौर पर गलत है। क्योंकि डिप्रेशन एक अपने आप में बीमारी और डिप्रेसिव बंदा एक साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाएगा, और साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलों का ही इलाज नहीं करता है। अगर आप डिप्रेशन में तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको किसी अच्छे काउंसलर के पास जाना चाहिए जो आपकी काउंसलिंग करेगा, और आप किसी काउंसलर साइकियाट्रिस्ट के पास जाके कथित तौर पर आप कोई पागल नहीं है, आप कोई मानसिक रोगी नहीं है, बट हाँ आपकी जो मानसिक समस्याएं पैदा हुई है वो आपको साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर ही उस चीज को ठीक कर पाएगा। बिल्कुल, तो काउंसलर के पास जाना आपकी भी जिम्मेदारी है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि अगर आप किसी मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मानसिक विकार हो गया है, आप इसलिए जा रहे हैं कि आप मानसिक विकार के शिकार ना हो जाएं, आप मानसिक रोगी ना हो जाएं। तो आज जो हमने एक चर्चा की है, मुझे लगता है कि अगर आप इससे एक भी पार्ट सीख पाते हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर भी हम फ्लैश करेंगे डॉक्टर ज्योति सिंह का, आप उनसे बात कर सकते हैं। और आपको एक क्षण के लिए भी कभी लगता है
कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मुझे सुसाइड करना चाहिए, वहां पर आप रुकिए, थोड़ा सोचिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए और एक बार कॉल करके मनोचिकित्सक से बात जरूर करिए, क्योंकि आप ये जान पाएंगे कि वाकई ये वो स्टेप मैंने लिया है जो वाकई मेरे लिए भी हितकर है, मेरी फैमिली के लिए भी हितकर है और समाज को आप ये संदेश देंगे कि आप एक गलत दिशा में जाते जाते कैसे बचे हैं। तो हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर सुसाइड का, आत्महत्या का जिम्मेदार कौन, वो जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी, समाज को लेनी होगी। चलते चलते मैम क्या संदेश हमारे तमाम दर्शकों को, छोटा संदेश। मैं सिर्फ आपको ये संदेश देना चाहूंगी कि जब भी आपके मन में कोई भी इस तरह के नेगेटिव थॉट या नेगेटिव वो पल हो तो बस थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपका थॉट चेंज हो जाता है, आप सुसाइड नहीं करेंगे। उस वक्त आप सिर्फ वो मोमेंट्स याद करिए जो आपके साथ अच्छे रहे। आप अपने पेरेंट्स को याद करिए कि उनसे बड़ा सुख चिंतक आपकी जिंदगी में कोई नहीं होता। आप सिर्फ अपनी माँ को याद करिए और निश्चित तौर आपने सिर्फ अपने परिवार, अपने माँ बाप को याद करेंगे तो 100% बोल रही हूँ आप वो मोमेंट कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि जीवन का सिर्फ एक ही ख्वाब पूरा नहीं हो रहा तो आप सुसाइड करें गलत है। वो आपका जीवन है तो आप हजारों ख्वाब पूरे करेंगे। आप हो सकता है उससे बहुत बड़े कुछ अचीवमेंट करें। इसलिए सबसे जीता जागता एग्जाम्पल हमारे बीच में जो थे हमारे अब्दुल कलाम जी थे। उनसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकती कि एक क्षण वो भी सुसाइड करने ही गए थे, बट उनको कोई संत मिला, उन्होंने रोका और फिर वो एक मिसाइल मैन के नाम पे सभी जानते हैं उनको। तो आप भी हो सकता है कि आपको लगा कि आज मैं फेलियर हूँ, कल आप पता नहीं कौन सी चीज में कितने सफल होंगे, आप नहीं जानते। कोई भी एक क्षण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के इस तरीके की चीजें ना करें और जब भी ऐसा कुछ अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को ध्यान रखें और उस क्षण रुक के आप चाहे तो हमसे बात करें, हम अपना नंबर आपको देंगे, आप अपनी बातें शेयर करें, अपनी तकलीफ शेयर करें और ऐसे कदम पर उठाएं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इस एपिसोड से आपको बहुत सारी चीजें सीखने जरूर मिली होंगी, क्योंकि ये वक्त वो है जब हम शारीरिक बीमारियों से ज्यादा मानसिक बीमारियों की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो बचिए, रुकिए और सोचिए कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जाता है कि दिल खोल लेते अगर यारों के साथ, तो दिल खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। अपने ऐसे मित्र जरूर बनाएं जो आपके वाकई शुभचिंतक हो। वो ऐसे ना हो कि आपकी बातों को यहाँ वहां फैलाएं। तो उन लोगों को पहचानना भी सीखिए और अपने हुनर को पहचान कर आगे बढ़िए। किसी बात में अगर आप असफल हो जाते हैं तो वो जिंदगी का अंतिम पड़ाव नहीं है, आपको ये याद रखना होगा। मैम बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं और इसी तरीके की आपके लिए हितकारी जानकारी व बातों को लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।